2000 के बाद आपकी जो टर्म थी ना त्याच्यामध्ये खूप जास्त वेगवेगळ्या गोष्टी निघाल्या. तुम्ही थेट रंजन भट्टाचार्य जे अटल बिहारी वाजपेयींचे जावई होते त्यांच्यावरती थेट आरोप वगैरे लावले होते त्यावेळेस. तर आम्हाला समजून घ्यायचं की बाळासाहेबांनी कधी तुम्ही म्हणाल ना फोन करून काही बिहारी पत्रकारिता बाजूला ठेव वगैरे सांगायचे, तशा कधी फोन करून तुम्हाला झापलंय खासदार असताना किंवा खूप जरा त्यांच्या स्टाईलने? नहीं, जब एक बार जब तो जो विषय होता ना US 64 विषय होता यूटीआई स्कैम मैंने खोला पार्लियामेंट में पूरा, जिसमें इतना सारा हंगामा हुआ. यूटीआई के चीफ थे उस समय PS सुब्रमण्यम, मुंबई में जो रहते मुंबई में थे, इनको गिरफ्तार हुए थे बाद में पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ. हमारे हंगामे के बाद तो इन्वेस्टिगेशन हुआ. उसमें क्या था, US 64 वॉज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट और बड़ा पॉपुलर बॉन्ड था वो, और वन ऑफ द बेस्ट बॉन्ड था गवर्नमेंट का. और उसमें वो बेसिकली मार्केट में शेयर मार्केट मतलब अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीद करके इन्वेस्ट करते थे. तो उनका एक अपना इन्वेस्टमेंट रिसर्च सेल होता है. विदाउट अप्रूवल ऑफ दैट सेल दैट US 64 का पैसा उसमें नहीं जाएगा. तो एक अरविंद जौहरी करके एक लखनऊ का एक बिजनेसमैन था, उसकी कोई एक कंपनी थी, कंपनी का नाम भूल गया हूं मैं. तो उस कंपनी ने अप्लाई किया फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट. तो यूटीआई के उसने मना कर दिया कि नो, दिस कंपनी डजंट डिजर्व टू बी इन्वेस्ट इन दिस स्क्रिप्ट, नेट्स स्क्रिप्ट. तो मना कर दिया उसने. इसके बावजूद 4 दिन के अंदर उस सेल के डिसीजन को चेंज करके उसमें 900 करोड़ डाला गया, और ऐसा मार्केट टूटा कि वो 2 करोड़ रह गया था, टोटल लॉस. तो वो सब जानकारी हमको मिली तो फिर मैंने निकालना शुरू किया. करते आज कुछ लोग मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, ऐसे लोग मुझे मदद किए, और हमने पूरा का पूरा PS सुब्रमण्यम के सारे फोन कॉल्स निकाल लिए कि इन 4 दिनों में इसने क्या क्या किया. और 4 दिनों के अंदर वो दिल्ली जाता है, किस किस को फोन करता है, ये सारे नंबर हमको मिल गए. और उस नंबर में आपके एक पुराने साथी ने मुझे बड़ी मदद की थी, उनने भी रिसर्च में मुझे मदद किया था, जो अभी दिल्ली में है. मिलिंद कांडेकर इसके गवाह हैं. मिलिंद आए मेरे पास सामना ऑफिस में, मैंने मिलिंद, मेरे पास बहुत बड़ा मसाला आया है और मुझे परमिशन मिल गया है राज्यसभा के चेयरमैन का, और नेक्स्ट वीक ट्यूसडे मुझे रेज करना है. आई हैव गॉट 3-4 डेज. तो ये सारा मेरा मसाला है और इसको थोड़ा स्टडी करना है. तुम मदद करेगा, तेरे को कुछ दे दूंगा, तुम भी चला लेना, लेकिन मेरे बोलने के बाद चलाना. आज तक ने स्टोरी चला, आज तक ने हाईलाइट किया बाद में. तो मैंने सब पढ़ने के बाद सब निकल के आ गया. तो मैंने बड़ा साहब को बताया, मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो आप बताइए, तो मैं उठाऊंगा इशू, नहीं तो नहीं भी. तो बोले कि किसके खिलाफ है इशू. तो मैंने इनिशियली धीरूभाई के खिलाफ दिख रहा था. ओके. तो फिर मैंने पूरा स्टडी किया, मैंने कहा इसमें धीरूभाई का उतना नाम नहीं है. धीरूभाई से उनकी एक दोस्ती थी, मुझे बहुत पहले बोले थे, और इस मामले में ओपन आदमी थे वो. धीरूभाई मेरे दोस्त हैं, मुझे मदद करते हैं, और आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिम. तो वो इतना काफी है, और इतना मानना चाहिए. आपका बॉस अगर बोलता है कि मेरा दोस्त है, इसकी केयर लेना, तो बिल्कुल एक हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है. मैं इस बात मैंने, वो इतने अपफ्रंट थे बाला साहब, इतने अपफ्रंट और ईमानदार आदमी थे. उनकी ईमानदारी का मैं क्या लूं. बोलते हैं धीरूभाई मेरा दोस्त है, मेरे लिए मदद करता है, तो उसको छोड़ देना. तो निश्चित तौर पर मैं उसको फॉलो करना मेरा धर्म है. अगर मैं कहता हूं कि मैं फॉलो नहीं करूंगा आपकी बात, तो मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे निकल जाना चाहिए आपको छोड़ करके. अगर मैं आपके साथ हूं, आपके अंडर हूं, तो आई हैव टू फॉलो योर डिक्टेट और योर ऑर्डर, योर रूलिंग. ये मेरा धर्म है. उनके अंडर अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैंने कहा साहब, मुझे शुरू में लगता था धीरूभाई का, लेकिन धीरूभाई का केस नहीं है इसमें. वो सुब्रमण्यम ने कुछ वहां पर दिल्ली में ब्यूरोक्रेट है, वो थोड़ा बड़े बीजेपी के भी 1-2 लोग हैं इसमें. तो बोला कर ले तो ठोक ले, कोई दिक्कत नहीं है. तो निकाला. तो मैंने दामाद करके रंजन भट्टाचार्य का नाम लिया नहीं था. पूरा स्पीच आप सुनेंगे, क्योंकि तब मिलिंद का ही फोन आया था उस दिन शाम को कि भाई साहब आपका स्पीच सुना मैंने, और आप कमाल के ओरेटर हैं, इतना टैक्टफुली आपने बात कही है कि नोबडी कैन ब्लेम यू फॉर एनीथिंग. तो मैंने बोला ये PS सुब्रमण्यम जो आया था यहाँ पे 4 दिन के अंदर 2 बार दिल्ली आता है, वो काहे के लिए आता है? अपने दामाद से मिलने आता है क्या? बस उसके बाद बीजेपी के लोग खड़े हो गए, तुमने दामाद का नाम लिया. अरे मैंने कहा मैं किसके दामाद का नाम ले रहा हूँ? तुमने वाजपेयी जी के दामाद, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया. तो बिना वजह वो चला गया उधर, ऐसा था नहीं. सच पूछिए तो मेरा कहने का आशय ये था. हाँ, लेकिन उसका वो जो पन था, उसको लोगों ने समझा कि ये रंजन बाद में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, कोई बात नहीं. यानी तो उस स्कैम में हमने बहुत हंगामा किया और बहुत इशू बना. बाद में यहाँ तक हो गया कि वाजपेयी जी बहुत नाराज हैं, वो रिजाइन करने की धमकी दे रहे हैं.
तो बादशाह साहब मुझे फ़ोन किया कि तू माफ़ी मांग ले। मैंने कहा साहब आप बोलेंगे तो कर दूंगा मुझे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो वाजपेयी जी के लिए कुछ बोला नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, और आप कहते हैं तो मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। और हाँ, चिट्ठी लिख दे कि अब मेरे इस स्पीच से आपका दिल दुखा तो क्षमा करिए। मैं लिख दूंगा, प्राइम मिनिस्टर है, सीनियर आदमी, कोई दिक्कत नहीं, चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिख दी, मैंने सुनाया उनको पढ़ के। साहब बॉम्बे में था, मैं दिल्ली में था, मुंबई में था, मैं दिल्ली में था। मैंने सुनाया उनको पढ़ के, तो उन्होंने पूरा सुना और उसके बाद बोला ठीक है अप्रूव है, भेज दे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, मेरे पास तो वाजपेयी जी के यहाँ से कोई फ़ोन है नहीं। फिर साहब और मेरे बीच बात हुई है, मैंने नीचे एक नोट लिख दिया कि ये चिट्ठी मैं बाला साहब जी के कहने पे लिख रहा हूँ। अब इनोसेंटली लिखा था मैंने। अब वो चिट्ठी गई और उसके बाद वो बाकी जो उस समय उनके खास लोग थे, मैं अब नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत लोग आज नहीं है इस दुनिया में, उन लोगों ने बाला साहब को भेज दिए। बाला साहब का फ़ोन आ गया, तू अपने आप को क्या बहुत होशियार समझता है, तुम बिहारी है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तुम ही है। मेरे साहब क्या हुआ कि नीचे क्यों लिखा? मैंने कि इसलिए लिखा क्योंकि कुछ रेफरेंस तो होना चाहिए ना, मैं क्यों चिट्ठी भेज रहा हूँ उनके पास। उसके बाद नाराज हो गए मेरे से, और 6 महीने मेरे से बात नहीं की उन्होंने। और मैं एक्सप्लेन करता रहा कि मैंने डिलिबरेटली नहीं लिखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोटे हैं मैं बड़ा हूं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता, मैं भी एक रेफरेंस दे रहा था। बोले नहीं, तूने ये दिखाया कि तुम माफी नहीं मांगना चाह रहे, मैंने बोला इसलिए तुमने माफी मांगी। अरे बाप रे बाप, 6 महीने तक कितना हुआ। बाद में मुझे बचाया किसने, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था, वो नीतू मांडके, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर जो थे, डॉक्टर साहब जिनने उनका ऑपरेशन किया था। अभी जो कोकिळाबेन अंबानी हॉस्पिटल जे आहे ते नीतू मांडकेंचं हाँ, तो नीतू मांडके जेव्हा एक स्ट्रगल करत होते ना हॉस्पिटलसाठी, तो बालासाहेबांनी मला सांगितलं होतं की जरा मदद कर, मेरा दोस्त है ये है, तो मैं काफ़ी उनको मदद करने में लगा था, कई जगह लेके गया था, लेकिन बेचारे हुआ नहीं उसी तकलीफ में। एनीवे तो डॉक्टर साहब एक दिन मुझे मिल गए, यहाँ बुलाते थे मुझे, यहाँ इनका क्लिनिक था ना केम्स कॉर्नर के पास। एक दिन गया तो परेशान था, वो चना वना खिलाए मुझे। मैंने कहा निरूपम का पर उदास बढ़ते कहा है जला रे, मैंने बड़ा साहब नाराज है मेरे से यार, मैंने क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे था, और ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने उनको मैं कभी सोच भी नहीं सकता है सब उनके बारे में। तो बोले ठीक है मैं बोलता हूँ साहब को, मैं बोलूँगा। फिर उन्होंने बोला, फिर उसके बाद बोल दिया मैंने, और बोला नहीं रे वो बिहारी हो बहुत होशियार है, तेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है साहब। फाइनली बुलाया और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, और मैंने सिर्फ रेफरेंस के हिसाब से, लेकिन वो बाद में नाराजगी एक उनमें था कि वो नाराज हैं तो अगर उनको एक्सप्लेन कर देंगे तो समझ जाते थे।